किसी इंस्ट्रूमेंट में कई सारे एरर्स होते हैं, जिनमें से एक एरर होता है ज़ीरो एरर। तो इस ज़ीरो एरर के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने ये जो एक डायग्राम बनाया है, मान लेते हैं कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और जब भी इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक, तो इसमें कुछ स्केल बने हुए हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट ज़ीरो हो तो जो नीडल है वो ज़ीरो रीडिंग दिखाना चाहिए, ज़ीरो की तरफ इसको इंडिकेट करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि करंट ज़ीरो नहीं जा रहा लेकिन फिर भी कुछ रीडिंग बता रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो है हो सकता है ये 5 रीडिंग बता रहा हो अभी, तो इसका जो ज़ीरो एरर है वो कहेंगे कि 5 है ना। अगर ये एम्पियर में मान लीजिए रीडिंग बता रहा हो तो इस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर जो है वो 5 बता रहा है। जीरो से आगे बढ़ गया है तो प्लस में कहेंगे, और अगर पीछे दिखाता निगेटिव में तो माइनस में जीरो एरर कहते हैं, है ना। तो जीरो एरर का मतलब हो गया कि द इंस्ट्रूमेंट does not read zero when there is zero current, then its reading is कॉल्ड ज़ीरो एरर, है ना। मतलब ऐसा कहा जा सकता है इट्स रीडिंग व्हेन करंट इज ज़ीरो इज नोन एज ज़ीरो एरर। ठीक, तो अगर ऐसा कहा जाए कि जब पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा तो रीडिंग हमेशा ज़्यादा बताएगा, और जो निगेटिव ज़ीरो एरर आएगा तो रीडिंग हमेशा कम बताएगा, है ना। तो कह सकते हैं रीडिंग इज मोर than actual value when zero error is positive। तो एक्चुअल रीडिंग जो होगा उस केस में, चूंकि रीडिंग ज़्यादा बताता है तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, फिर रीडिंग इज लेसर देन द एक्चुअल वैल्यू व्हेन ज़ीरो एरर इज नेगेटिव, then actual reading और एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू रीडिंग प्लस ज़ीरो एरर। तो जब निगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो रीडिंग आएगी कम, तो कम आएगी तो उसमें ज़ीरो एरर को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जीरो एरर पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना। एग्जाम्पल ये है द करेंट इन ए कंडक्टर
and potential difference across its ends is measured by two ideal meters, that is ammeter and voltmeter. But the ammeter is accurate, but the voltmeter has zero error. Calculate the zero error when readings in two different conditions are 1.75 ampere and 14.4 वोल्ट। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में 2.75 एम्पियर एंड 22.4 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि देखने से लग रहा है कि ये एमीटर की रीडिंग है और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है। तो पहले वाले केस में अगर मान लिया जाए कि जीरो एरर जो है वो x है, लेट जीरो एरर इज x, देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस 14.4 माइनस x हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 14.4 माइनस x होगा इज इक्वल टू I इंटू R। पहले कंडीशन में हो गया। दूसरे कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 22.4 माइनस x होगा और ये होना चाहिए I इंटू R सेकेंड कंडीशन में। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। अगर इनका रेशियो निकाल दिया जाए, ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो R कैंसिल हो जाएगा, है ना। R यहाँ पर जो है कैंसिल हो गया तो बचेगा 14.4 इंटू 2.75 इंटू x 1.75 इंटू 22.4 माइनस 1.75 इंटू x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है और ये x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.4 वोल्ट, है ना। तो ये जीरो एरर आ गया और ये पॉजिटिव एरर आया है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव एरर ही मान करके चलना चाहिए। हो सकता है इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब कि निगेटिव जीरो एरर होगा। तो हम लोग एक और नए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको कहा जाता है मीटर ब्रिज। इसका यूज़ जो होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। कोई ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मीटर ब्रिज जो है
व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही होता है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वायर दिया गया, जैसे पोटेंशियोमीटर वायर होता था वैसा ही एक वायर होता है। इसका टोटल लेंथ L होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये R भी लिखा है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ना। इसमें खूब सारे रेजिस्टेंस होते हैं। हम लोग इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं R है। और एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ा जाता है, मान लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू है X। ठीक, अब ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ से एक वायर पास करेगा और ये वायर से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है ना। गैल्वेनोमीटर से एक स्लाइडर होगा जो कि इस पोटेंशियोमीटर वायर को टच कर रहा होगा और इस पर स्लाइड कर रहा होगा। ठीक, तो अब देखेंगे कि अगर बैलेंस स्टेट आएगा, बैलेंस स्टेट का मतलब जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा। एट बैलेंस्ड स्टेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर becomes 0, है ना। तो 0 हो जाएगा तो उस केस में इसको कहा जाएगा कि ये बैलेंस्ड स्टेट में है। तो ये जो मीटर ब्रिज है इसका एक छोटा सा और डायग्राम हमने साइड में बनाया है ना। उसका इक्विवेलेंट सर्किट है ये कहेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस R है इसको हमने यहाँ जोड़ दिया है। ये जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक, और देखेंगे कि ये जो वायर है स्लाइडर इस वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट C है और ये है पॉइंट D। ठीक है, तो इसको पॉइंट को C कह सकते हैं, इसको पॉइंट को D कह सकते हैं। ठीक, तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं P, और इसको D और B के बीच में रेजिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं Q। ठीक, तो टोटल लेंथ तो हमें कहा गया कि 100 सेंटीमीटर है। तो ऐसा मान लिया जाए कि लेंथ AD जो है ये है L, तो DB हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये जो AD है इसका रेजिस्टेंस हम लोग कुछ लिख सकते हैं रो इंटू L बाई A, और इसका लिख सकते हैं रो इंटू L माइनस 100 डिवाइडेड बाई A, ऐसे लिख सकते हैं। रो रेजिस्टिविटी मान लिया, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया। ठीक, तो बैलेंस स्टेट में इन बैलेंस्ड स्टेट रेजिस्टेंसेज का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। अगर हम ऐसा कहें कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर x, इस साइड में x डिवाइडेड बाई इतना लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई रो इंटू, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं x डिवाइडेड बाई रो इंटू L बाई 100 बाई एरिया, है ना। ये तो हो गया इसका और इसका रेशियो, इसको इक्वल होना चाहिए इनका रेशियो, इस R का और इस रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी R बाई रो L बाई A। तो ये हो जाएगा R बाई रो L बाई A। तो इसमें से देखेंगे रो बाई A तो कैंसिल हो गया टर्म, है ना। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा R
इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, इसको हमें लिखना चाहिए एल माइनस 100 के बदले लिखना चाहिए 100 माइनस एल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसमें से एक रेजिस्टेंस जो है R, ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। R इज नॉन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस बॉक्स था उसमें रेजिस्टेंस रहता है और हम अपनी मर्जी से R का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो R का वैल्यू पता होगा और L जो है बैलेंस लेंथ है। जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा तो लेंथ L मेजर कर लेंगे, है ना। इस स्लाइडर को A से खिसकाते हुए स्लाइड कराते हुए B तक ले जाना है, लेकिन बीच में ही कहीं जहाँ पर भी करंट 0 हो जाए गैल्वेनोमीटर में वहीं पर रुक जाएंगे और ये बैलेंस लेंथ L मेजर कर लेंगे। और फिर L पता हो और R पता हो तो X का वैल्यू पता कर सकते हैं। X जो था अपना अननोन रेजिस्टेंस था। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीटर ब्रिज जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव तब होता है जब इसका बैलेंस्ड पॉइंट कहीं मिड पॉइंट के आसपास हो, है ना। तो कह सकते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी, R is adjusted so that L may lie between 40 centimeter and 60 सेंटीमीटर, है ना। तो 40 और 60 सेंटीमीटर के अंदर अगर एल का वैल्यू आएगा, बीच में एल का वैल्यू आएगा, तो ये मीटर पे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। मीटर ब्रिज पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इन अ मीटर ब्रिज experiment, in a meter bridge experiment, the value of unknown resistance is 2 ohm. To get the balance point, at 40 centimeter from the same end, find the resistance in resistance box, तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 2m और रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू हमें, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, बैलेंस लेंथ जिधर ये अननोन रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बताया गया है हमें 2 ओम बताया गया है ना। तो इस 2 ओम इसका वैल्यू रख देंगे। तो उसके बाद जिस एंड से अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है
उधर से ही 40 सेंटीमीटर का बैलेंस लेंथ आया है, तो इधर वाला 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर इसमें गैल्वेनोमीटर होता है और ऐसे बैटरी होता है, तो बैलेंस स्टेट में इन balanced state the ratio of resistances x by r is equal to 40 by 60, यानी r is equal to 60 by 40 into x, तो ये हो जाएगा 3/2 और x का वैल्यू 2 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 ओम। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर 3 ओम का रेजिस्टेंस रखा गया होगा। अब हम लोग एक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में जो पूरा सेटअप होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, वो दिखाया गया, उसका कनेक्शन दिखाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर C एक पॉइंट दिखाया गया है, C, और एक पॉइंट दिखाया गया है B। इसके बीच में 3 रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं, 10, 100 और 1000। ठीक, तो ये क्या होता है, बीच में प्लग्स होते हैं। जो प्लग्स इसमें से निकाल देंगे वो वाला रेजिस्टेंस जो है वो काम करने लगता है। अगर यहाँ से मैं प्लग निकाल दूंगा तो B और C के बीच का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। अगर 100 ओम का प्लग यहाँ से निकाल दूंगा तो B और C के बीच का रेजिस्टेंस 100 ओम हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से B और A के बीच में भी 3 रेजिस्टेंस है, 10, 100 और 1000। ठीक, अच्छा, फिर एक पॉइंट है A और D। A और D के बीच में देखेंगे आप, यहाँ से खूब सारे रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। ये यहाँ पर 1 से लेकर के 5000 तक के सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे। देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 2, 1, 2, 2 का मतलब हुआ यहाँ पर हमें 3 भी मिल जाएगा। 1 + 2, 2 प्लग निकाल देंगे 1 और 2 का, तो 3 ओम का भी मिल जाएगा। 2 और 2 2 बार निकाल देंगे तो 4 ओम का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। इस तरह से 1 से लेकर के 5000 तक के सारे रेजिस्टेंस इसमें दिए गए हैं। जो प्लग निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। तो A और D के बीच में रेजिस्टेंस ये लगाया गया है, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, वो नाम दे देते हैं हम लोग P, है ना। मान लेते हैं A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है P, B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको नाम देते हैं Q, और फिर A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इसको नाम दे देते हैं R। ठीक, जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है उसका यूज होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए। वो अननोन रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर जोड़ा हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस है X, जिसको कि हमने C से D के बीच में जोड़ा हुआ है ना। ये देखेंगे वायर जा रहा है C से D के बीच में, अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा गया है X। ठीक, तो कुल मिलाकर के 4 रेजिस्टेंस है यहाँ पर। एक रेजिस्टेंस हो गया P, दूसरा Q, तीसरा R और एक चौथा है X, अननोन है जो कि। तो इस सेटअप को यहाँ पर नीचे देखेंगे, हमने दिखाया इसको, देखने में बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखता है ना। अब देखेंगे कि A और B के बीच में रेजिस्टेंस था P, तो यहाँ पर A और B के बीच में ये रेजिस्टेंस हो गया P। ठीक, B और C के बीच में रेजिस्टेंस था Q, तो यहाँ पर हम लगा देंगे Q। ठीक, अच्छा, अब A और D के बीच में रेजिस्टेंस था R, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया R, A और D के बीच में। ठीक,
उसी तरह से C और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। आप फिगर में यहां देखेंगे तो ये अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा गया है C से, और इधर से घूमते हुए आएंगे D के। C और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हमने C और D के बीच में दिखाया। ठीक, आप देखेंगे कि C और A के बीच में एक बैटरी जोड़ा गया है और एक स्विच है K1। ठीक है ना, A और C के बीच में एक बैटरी जोड़ा हुआ है। तो यहाँ सर्किट में देखेंगे ये पॉइंट A और ये C है, इनके बीच में एक बैटरी है, एक स्विच है K1, उसी तरह से जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद अब देखेंगे कि D और D से गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। किस पॉइंट को? अब देखेंगे B पॉइंट को जोड़ा गया है। यहाँ से ये डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब है कि कनेक्शन जो है वहां तक B तक जा रहा है। तो पॉइंट D और पॉइंट B के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक की K2 जोड़ा गया है। तो आप इस फिगर में देखेंगे B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है और एक की K2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये देखने में बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है ना। तो कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स is used to determine the unknown resistance of cable wires। ठीक, अच्छा, ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है इसमें आप देखेंगे कि जो फिगर बनाया गया है तो फिगर व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा लग रहा है। तो कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द concept of balanced Wheatstone bridge। ठीक, अच्छा, अब जो है कनेक्शन अगर हम बना देंगे, क्वेश्चन में जेई में कई बार कनेक्शन बनाने के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कनेक्शन कैसे बनाया गया है, किस पॉइंट को कहाँ से जोड़ा गया है, किस में बैटरी जोड़ा गया, किस में गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें ध्यान रखना है कि पहले बैटरी का स्विच ऑन किया जाता है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का स्विच K2 ऑन किया जाता है। वो इसलिए कि अगर स्विच K2 पहले ऑन कर देंगे तो करंट जो है वो इंड्यूस हो सकता है लूप में, जो एक्चुअल करंट को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि इट इज बैटरी की K1 which is closed first, then the galvanometer की K2 is closed। ठीक, तो इंड्यूस्ड करंट को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंसेज होते हैं इनका रेशियो इक्वल होता है। P और R का रेशियो, Q और X का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बाई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रेशियो ऑफ P बाई R इज इक्वल टू Q बाई X। तो यहाँ से
x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा r इंटू क्यू बाई पी। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 बार कैलकुलेशन करना होता है, जिसमें से पहले हम क्या करते हैं कि पहले इसमें से P का वैल्यू लेते हैं 10 ओम और Q का वैल्यू भी 10 ओम लेते हैं, दोनों को इक्वल लेते हैं। और जो R है, इस R का वैल्यू चेंज करते हैं 1 ओम से आगे। 1 ओम से आगे तब तक चेंज करते हैं जब तक कि जो है करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो जाता है। तो पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, P का वैल्यू रखते हैं 10 ओम, Q का वैल्यू रखते हैं 10 ओम। ठीक, तो उस हिसाब से X का जो वैल्यू आएगा इस फॉर्मूले से, बैलेंस व्हीटस्टोन वाले केस से, Q का वैल्यू 10, P का वैल्यू 10, तो X इज इक्वल टू हो गया R। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि इंक्रीज द रेजिस्टेंस R, increase the resistance R starting from 1 ohm till the 1 ohm change reverses the direction of current, reverses the direction of current in galvanometer, है ना। तो ये काम हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 ओम रखते हैं, फिर 2 ओम रखते हैं। मान लेते हैं उस टाइम में करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 1 ओम रखा, 2 ओम रखा और 3 ओम रखा तो भी ऊपर जा रहा है। जैसे ही हमने रेजिस्टेंस 4 ओम किया, है ना, 3 ओम से 4 ओम चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि R का जो वैल्यू है बैलेंस स्टेट में वो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, let value of R changing from 3 ohm to 4 ohm, 3 ohm to 4 ohm reverses the direction of current। इसका मतलब ये हुआ कि जो R है इसका वैल्यू 3 ओम और 4 ओम के बीच में कहीं होना चाहिए बैलेंस स्टेट में। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाला है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से कि X और R इक्वल है ना, क्योंकि फिगर में देखेंगे हमने P और Q इक्वल लिया है तो R और X भी इक्वल आएंगे। ठीक, तो चूंकि R का वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 3 और 4 के बीच में, इसीलिए कह सकते हैं कि X का जो वैल्यू होगा वो भी 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X should be 3.3 ohm and समथिंग का मतलब हो गया थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 ओम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अब वो आगे वाली जो वैल्यू आएगी कितनी ज़्यादा होगी वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेकेंड स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे कि हम लोग ऐसा करेंगे कि इस बार P को 10 टाइम्स ज़्यादा रखेंगे Q से। Q अगर 10 ओम रखेंगे तो P को हम लोग 100 ओम रख देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर लेट P इज इक्वल टू 100 ओम एंड Q इज इक्वल टू 10 ओम, ये हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो फॉर्मूला था अपना x निकालने का, R इज इक्वल टू Q बाई P, जो अभी हमने यहाँ पर डिराइव किया था। अब देखेंगे ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव किया है, तो इसको हम लोग आगे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे कि चूंकि Q का वैल्यू है, x का वैल्यू हो जाएगा R, Q का वैल्यू है 10 और P का वैल्यू है 100, यानी x इज इक्वल टू R बाई 10 और R इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, ठीक। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो x का वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है, नहीं। तो x का वैल्यू अगर 3 भी रखते हैं तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे कि जो R है इसकी वैल्यू 30 से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक। तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि करंट का डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में रिवर्स नहीं हो जाता है। तो हम लोग ये काम करेंगे कि इंक्रीज द रेजिस्टेंस R starting from 30 ohm till 1 ohm change reverses the direction of current in गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हम 30 से बढ़ाना शुरू करेंगे, तो 30 पर जो करंट होगा वो जा रहा होगा नीचे से ऊपर की तरफ। अब 30 से 31 किया, 32 किया तो भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही 33 किया तो 33 करने पर नीचे की तरफ आ गया करंट। यानी 32 से 33 जब हम चेंज करते हैं, इस R का वैल्यू 32 से 33 करते हैं तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब R का जो वैल्यू है बैलेंस पॉइंट पर वो 32 और 33 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट फॉर वैल्यू ऑफ R चेंजिंग from 32 ohm to 33 ohm reverses the direction of current in galvanometer। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो R का वैल्यू है ना, R का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 32 ओम समथिंग होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला निकाला है, R का वैल्यू जितना भी आएगा उसका 1/10 टाइम्स होना चाहिए x, है ना। तो ये कह सकते हैं चूंकि R का वैल्यू 32 आया, सो x होना चाहिए R/10 यानी 32/10 यानी 3.2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x should be 3.2 ओम समथिंग का मतलब 3.2 ओम से
थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा इसलिए क्योंकि बैलेंस पॉइंट अपना 32 और 33 के बीच में कहीं आना था, इसलिए 32 से ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक, अब कितना ज़्यादा होगा, है ना, 32 से कितना ज़्यादा होगा, उसके लिए हम लोग एक और स्टेप कंप्लीट करेंगे, थर्ड स्टेप। इसमें क्या करेंगे, ये जो Q जितना हम लोग लेते हैं 10, अब उसका 100 टाइम्स इसको लेंगे, यानी ये हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है, इस बार हम लोग P का वैल्यू लेंगे 1000 ओम और Q का वैल्यू लेंगे 10 ओम। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था R इंटू क्यू बाई पी, यहाँ भी हमने वही लिख रखा है R इंटू क्यू बाई पी। तो जो R है, R Q का वैल्यू रखेंगे 10 और P का वैल्यू 1000, यानी X का वैल्यू आएगा R बाई 100, यानी R जो होगा ये होगा 100 इंटू एक्स। ठीक, तो आप देखेंगे कि अभी हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट तक हमने कैलकुलेट किया है, तो x का वैल्यू आया है 3.2। तो अगर मैं x का वैल्यू 3.2 रखता हूँ तो r का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 320, क्योंकि 100 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने पास जो रेजिस्टेंस है R और ये है X, तो R का वैल्यू हम लोग 320 से आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R starting from 320 ohm till 1 ohm change reverses the direction of current, है ना। तो जैसा कि हम लोग पहले करते आए हैं वैसा ही फिर से करेंगे। इसका वैल्यू 320 से हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक, तो 320 पर करंट जा रहा होगा ऊपर, 321 करेंगे तो भी ऊपर जा रहा है, 322 किया तो भी ऊपर जा रहा है, 323 किया तो भी ऊपर जा रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही 324 किया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R का जो वैल्यू है 323 से 324 किया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इसका मतलब बैलेंस स्टेट में R का वैल्यू 323 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि लेट the value of R changing from 323 ohm to 324 ohm reverses the direction of current, that means R जो होगा वो 323 समथिंग होना चाहिए इन बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस स्टेट होगा तो उस केस में R का वैल्यू 323 ओम होना चाहिए, 323 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है हम लोग ये यूज कर सकते हैं इक्वेशन को कि R का वैल्यू जितना भी आएगा उसका 1/100 टाइम्स X का वैल्यू आता है। तो ये कहा जा सकता है सो वैल्यू ऑफ
unknown resistance x should be equal to r by 100. That means x is equal to 323 by 100 is equal to 3.223 ओम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.23 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब जो है इससे आगे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अपना आंसर होगा वो आंसर हम लोग फाइनली यही लिख सकते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 3.23 ओम होगा। सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक हम लोग इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज ही किया जाता है 2 डेसिमल पॉइंट तक रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो स्टेप हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या स्टेप था कि पहले स्टेप में हमने दोनों रेजिस्टेंस P और Q इक्वल लिया था और उसके करस्पॉन्डिंग R निकाला। तो जो R आया वो आया था 3 ओम कुछ आया था, तो X को भी हमने मान लिया कि 3 ओम ही है, ठीक। उसके बाद हमने दूसरा स्टेप में क्या किया कि Q का 10 गुना ज़्यादा लिया P, है ना। तो अब इस केस में भी हमने इसकी जो वैल्यू है R की वैल्यू कैलकुलेट करी। R की वैल्यू तब आई 32 पॉइंट समथिंग, तो R की वैल्यू 32 आई। तो इसका मतलब हुआ कि X का वैल्यू हो जाएगा R/10 यानी कि 3.2, ठीक है। ये आ गया, ये 1 डेसिमल पॉइंट तक आया दूसरे स्टेप में। 1 डेसिमल पॉइंट तक निकालना हो तो इनको एक को 10 लेना पड़ेगा, दूसरे को 100, ठीक। तीसरे वाले में हमने क्या किया 10 और 1000 ले लिया। तो इस तरह से तीसरा डेसिमल पॉइंट आ गया 3.23 का।